हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लड एस्टिमेशन एंड फ्लड राउटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 मार्क्स स्टार्ट करते हैं। डिकेंस फॉर्मूला प्रेडिक्ट्स मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज Q in terms of area and coefficient C as given by Q is equal to CA to the power n where the value of A is। तो हम पढ़े थे आपका डिकेंस फॉर्मूला था QP CD A to the power 3/4, ये आपका फॉर्मूला था। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 354 दैट इज 0.75। सो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड इज। आपका स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड था आपका मेट्रोलॉजिकल प्लस हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स दोनों को कंबाइन करके, लेकिन उसमें सेकेंड पॉइंट क्या था, उसमें 2 पॉइंट हम पढ़े थे। सेकेंड पॉइंट था जो रेयर इवेंट्स था, जो रेयर इवेंट्स था उसको हम इंक्लूड नहीं करते थे, उसको हटा देते थे। तो अगर रेयर इवेंट्स को इंक्लूड नहीं करते तो थोड़ा वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किससे कम होगा? प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड क्या था? मैक्सिमम फ्लड विच इज जो कि एक्चुअल में हो सकता है, विच इज एक्चुअली पॉसिबल। तो स्मॉलर देन प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a temporary coffer dam is to be built to protect the 5-year construction activity for a major cross valley dam. If the coffer dam is designed to withstand a 20-year flood, the risk that the structure will be overtopped in the 3rd year exactly. अब इसमें 3 ड्यूरेशन दिया है, एक तो 5 ईयर है, एक 20 ईयर है, एक 3rd ईयर है, ठीक है। तो तीनों को अच्छे से समझना है हमें। तो जो हमें ये दिया है, इफ़ द कॉफर डैम जो डिज़ाइन किया गया है वो 20 ईयर फ्लड को देखते हुए किया है, 20 ईयर फ्लड को किया है। मतलब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी t इज इक्वल टू 20 ईयर्स आपका गिवन है, तो p क्या हो जाएगा? हमें 20 ईयर रिटर्न पीरियड के लिए डिज़ाइन किया गया ना, ऐसा फ्लड जो 20 ईयर रिटर्न पीरियड के लिए डिज़ाइन किया गया हो। तो p इज इक्वल टू 1/20, मतलब ऐसा इवेंट उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/20। तो 20 साल में एक बार हो सकता है, तो 1/20 हो गया। इसका वैल्यू पॉइंट में जो भी आएगा सपोज। अब बोला गया है कि वो उसको ऐसा बनाया गया है कि अगले 5 साल के लिए वो प्रोटेक्ट करे, अगले 5 साल के लिए प्रोटेक्ट करे। तो ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी होगा? द रिस्क डेट द स्ट्रक्चर, रिस्क हमें निकालना है कि वो एग्जैक्टली 3rd ईयर में फेल हो, एग्जैक्टली 3rd ईयर में फेल हो, ठीक है। एग्जैक्टली 3rd ईयर में वो इवेंट हो। तो 3rd ईयर में होगा तो ये दोनों फर्स्ट 2 ईयर में होगा क्या? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? पहले 2 में Q हो जाएगा। 3rd ईयर में होना है तो वो P हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा Q² P। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। Q² क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 - 1/20, तो डेट इज 19/20। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये P² नहीं है, सॉरी, 19/20 आपका होल स्क्वायर इंटू 1/20। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0451, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें ये ध्यान रखना, हम जो NCR है, NCR PR Q to the power n - r, ये वाला फॉर्मूला नहीं निकालेंगे। ये कब यूज़ करते हैं? जब बोला जाए कि आपका 5 साल में कितने बार पास होगा या फेल होगा, ठीक है, तब ये आपका फॉर्मूला निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? तो ये तो एग्जैक्टली बोल रहा है कि इसी ईयर होना है ना, एकदम फिक्स्ड बोल रहा है कि इसी ईयर, तो हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिज़ाइन फ्लड फॉर द कल्वर्ट शुड बी प्रेफरेबली। तो डिज़ाइन फ्लड कैसे होना चाहिए, किसके लिए डिज़ाइन होना चाहिए? प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। इसके लिए करेंगे क्या? प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड तो ये भी हो सकता है ना, जो मैक्सिमम जो मैक्सिमम फ्लड विच इज़ फिजिकली पॉसिबल। तो उसका रिटर्न ईयर क्या हो सकता है? वो तो 1000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, या 10,000 भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्या पता कि इतना हमें ज़रूरत ही नहीं हो, हम अगले 50 साल के लिए डिज़ाइन करें या 100 साल के लिए डिज़ाइन करें, ये भी हो सकता है ना। तो ये नहीं होगा। फिर ऑब्टेन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशंस से अ फ्लड ऑफ 50 ईयर्स। तो हमें स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशंस करके डिज़ाइन करेंगे उसको। सपोज वो 50 ईयर्स के लिए हुआ। स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन में क्या क्या आ जाएंगे आपके? जैसे गम्बल डिस्ट्रीब्यूशन था, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला था ना, xt इज इक्वल टू एक्स बार प्लस सिग्मा के हमारा फैक्टर था। ये किस पे डिपेंड कर रहा था? डिस्ट्रीब्यूशन पे। एक आपका गम्बल एक्सट्रीम वैल्यू था, एक शायद लॉग पियर्सन था, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और एक शायद
एक ठीक है जो भी था, तो मैंने 3 चीज़ पढ़ाया था, आप नोट्स में रिफर कर सकते हैं। तो ये हम जब भी डिज़ाइन करते हैं तो स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन से डिज़ाइन करते हैं। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट ऑब्जर्व फ्लड, ये तो ऐसा कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट टर्म नहीं रहता। हाईएस्ट ऑब्जर्व फ्लड ये कहना चाहता होगा कि जो भी सैम्पल फ्लड आया होगा उसमें जो भी हाईएस्ट हुआ होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी है ना कि वो उसी के लिए डिज़ाइन करें। हो सकता है जो हमने ऑब्जर्व किया वो बहुत कम किया हो, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम अ फ्लड फॉर्मूला, कौन सा फ्लड फॉर्मूला ये मेंशन ही नहीं किया गया है, ठीक है। तो राइट इज करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, अ लीनियर रिजर्वायर इज, लीनियर रिजर्वायर क्या था, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टोरेज, या एस इज इक्वल टू के क्यू। अब देखते हैं, द वॉल्यूम वेरीज लीनियरली, वॉल्यूम की तो बात ही नहीं करेंगे, हम बात ही नहीं कर रहे हैं इसमें। स्टोरेज वेरीज लीनियरली विद टाइम, टाइम के साथ नहीं है। द स्टोरेज वेरी लीनियरली आउटफ्लो रेट, तो हो जाएगा आंसर सी, आउटफ्लो रेट। इनफ्लो रेट की तो बात ही नहीं कर रहे हम। मस्किंघम मेथड, मस्किंघम मेथड किसका था, हाइड्रोलॉजिक, जिसमें लॉजिक था, हाइड्रोलॉजिक चैनल के लिए था, रिजर्वायर के लिए नहीं था। हाइड्रोलॉजिक चैनल राउटिंग, हाइड्रोलॉजिक था तो सिंपल था, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन यूज़ करते थे। एक ही इक्वेशन कौन सा यूज़ करते थे, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करते थे, ठीक है। दूसरा था हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक तो इसमें लॉजिक नहीं था, मतलब ये टफ था, डिफ़िकल्ट था, तो ये आपका एक्यूरेट रिजल्ट देता था, ठीक है, एक्यूरेट। ये आपका बहुत टाइम लग जाता था इसमें, ठीक है। इसमें कौन से इक्वेशन होते थे, कंटिन्यूटी प्लस मोमेंटम, इसको कभी कभी बोलते हैं सेंट वेनेंस इक्वेशन, ठीक है। अब जो कंटिन्यूटी इक्वेशन था इसमें क्या क्या थे, आपका s इज इक्वल टू के, आपका आई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ क्यू, ऐसा कुछ था, ठीक है। अब आपका इसमें क्यू एन था, आपका सी नॉट, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज में क्या आ गया, आई टू प्लस सी वन आई वन, ठीक है, प्लस सी टू क्यू वन, ऐसा था, ठीक है। अब इसमें हमें ये सब तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए था, अब सी नॉट सी वन सी टू का वैल्यू नहीं पता था हमें, सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू 1 हो गया। सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल टी, दो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिए माइनस लेके, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट क्या आएगा हमारा, आर में आएगा, टाइम में आएगा, तो डेल टी लिख दिए, 0.5 ले लिए। अब यहाँ पर लिख दिए के माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल टी, कॉपी पेस्ट। फिर वैसे ही सी वन एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, माइनस को हम हटा देंगे, ठीक है। के एक्स प्लस 0.5 डेल टी, के माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल टी, ये हो गया। और सी टू वाला हमारा सबसे स्मार्ट 1 माइनस सी नॉट माइनस सी वन, ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब इसमें देखते हैं, इज यूज फॉर राउटिंग फ्लड थ्रू रिजर्वायर, रिजर्वायर के लिए तो रहता ही नहीं है, है ना। इज अ मेथड ऑफ राउटिंग डेट यूजेस कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशन, ये भी नहीं रहता, सिर्फ कंटिन्यूटी यूज करता है। इज हाइड्रोलॉजिक मेथड ऑफ राउटिंग फ्लड स्ट्रीम्स, हाइड्रोलॉजिक मेथड रहता है, ठीक है, ठीक है। इसमें रिजर्वायर या चैनल के लिए नहीं बोला है, हाइड्रोलॉजिक बोला है, तो हमें पता है कि हाइड्रोलॉजिक जो मस्किंगम है वो हाइड्रोलॉजिक के लिए रहता है, ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इज़ वन इन विच ओनली एनर्जी इक्वेशन यूज, ये तो किसी में नहीं होता, सिर्फ एनर्जी, या तो सिर्फ एनर्जी हो, या तो सिर्फ कंटिन्यूटी होता है, या फिर कंटिन्यूटी और मोमेंटम दोनों, या कंटिन्यूटी या सेंट वेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन लीनियर रिजर्वायर, स्टोरेज इज इक्वल टू के क्यू, या स्टोरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। स्टोरेज वेरीज लीनियरली विद टाइम, ये गलत है। स्टोरेज वेरीज लीनियरली विद आउटफ्लो रेट, सो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर इनफ्लो की बात करें या एलिवेशन, दोनों नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप इन अ रिजर्वायर ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द फ्लो इज मेजर्ड इफ क्यू एफ इज द डिस्चार्ज एट द सेम स्टेज व्हेन वाटर सरफेस इज फॉलिंग। तो जब अगर एक क्रॉस सेक्शन है, अगर डिस्चार्ज कम हो रहा है उस स्टेज में हम देखें तो ये आपका क्यू एफ हुआ, ठीक है, डिस्चार्ज क्यू एफ, वाटर सरफेस इज राइजिंग, वाटर सरफेस इज फॉलिंग। एक में इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें वाटर सरफेस डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उस स्टेज में डिस्चार्ज कितना है, क्यू आर। तो इसमें इंक्रीज हो रहा है ना, तो डिस्चार्ज भी इंक्रीज होगा, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो क्यू आर इज ग्रेटर देन क्यू एफ,
सो क्यू आर इज़ ग्रेटर देन क्यू एफ। इसका एक्चुअल लॉजिक ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस मेथड से समझ सकते हो। एक्चुअल लॉजिक मुझे नहीं पता, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है ये, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो सिर्फ कभी कभी पूछे गए हैं। ये आपका पूछा गया है 01 में, और आज तक कभी इस लॉजिक से वापस नहीं पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी इसको आप अगर रटना है तो ऐसा कुछ रट सकते हो, वाटर सरफेस अगर राइज कर रहा है तो इंक्रीज होने वाला है तो आपका क्यू आर ग्रेटर देन क्यू एफ, ठीक है। When the outflow from a storage reservoir is uncontrolled, as in a freely operating spillway, the peak of the outflow hydrograph occurs at। इसको हम किसी चैप्टर साइड हाइड्रोग्राफ वाले चैप्टर में देखें। ये सपोज एक हाइड्रोग्राफ बनाते हैं, सपोज ये आपका इनफ्लो हुआ। अब ये जो आउटफ्लो होगा इसका हाईएस्ट कहाँ मिलेगा, आपका जो इनफ्लो है और आउटफ्लो है दोनों के इंटरसेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट आपका हाईएस्ट रहेगा, ये आपका पीक रहेगा, पीक ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। अब आंसर देते हैं। एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो, दोनों के इंटरसेक्शन में मेरा सही है, करेक्ट है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अ पॉइंट आफ्टर द इंटरसेक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, आफ्टर इंटरसेक्शन यहाँ कहीं ना, यहाँ तो नहीं मिलेगा। द टेल ऑफ इनफ्लो हाइड्रोग्राफ यहाँ पर बोल रहे, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। अ पॉइंट बिफोर द इंटरसेक्शन ऑफ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, तो इसके पहले यहाँ बोल रहा है, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट आपका 10th, इवापोट्रांसपिरेशन। तो ये हो गया आपका पेनमैन मेथड, आपको बताया गया था 3 मेथड रहते हैं। पेनमैन हो गया, फिर आपका था लाइसीमीटर हो गया इंस्ट्रूमेंट, फिर आपका था ब्लेनिक क्रेडल, ठीक है। तो ये आपका पेनमैन हो गया। इनफिल्ट्रेशन आपका हॉर्टन्स इक्वेशन यूज़ करते हैं हम, ये आपका फर्स्ट हो गया। सिंथेटिक तो आपका स्नाइडर्स था, स्नाइडर्स, तो आपका SYN सिन, दोनों में सिन सेम है तो ये आपका सही है। चैनल राउटिंग अभी देखें सेंडर्स, तो 1423 पी इज़ द करेक्ट आंसर। मैचिंग में आपको एक फ़ायदा है कि ज़रूरी नहीं है आपको चारों आंसर पता हो, 2 या 3 भी पता होगा, कभी कभाई तो एक से ही आपको सही आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा उसमें। इन रिजर्वायर्स विद द अनकंट्रोल्ड स्पिलवे, द पीक ऑफ द प्लॉटेड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। अभी हम देखें, ये आपका इनफ्लो था, ये आपका आउटफ्लो था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आउटफ्लो डिक्रीज हो जाता है। लाइज आउटसाइड द प्लॉटेड इनफ्लोग्राफ ना, लाइज ऑन द रिसेशन लिप ऑफ द प्लॉटेड, रिसेशन लिप में तो है ना यहाँ पर, तो ये सही है। लाइज ऑन द पीक ऑफ द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, नहीं यहाँ तो नहीं है। इज हायर देन द पीक ऑफ प्लॉटेड इनफ्लोग्राफ, इसके ऊपर है, यहाँ पर भी नहीं है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द मस्किंघम मॉडल of the Muskingum model of routing a flood through a stream, each is expressed as Q2 is equal to K0 I2 plus K1 I1 plus K2 I1। यहाँ C0 C1 C2 के जगह K0 K1 K2 रख दिया गया है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। Where K0 K1 K2 are the routing coefficients for the concerned reach, I1 and I2 are the inflows to reach, and the Q1 and Q2 are the outflows from the reach corresponding to term steps 1 and 2 respectively। the sum of, तो जो मेन है वो आपका इंट्रोडक्शन टाइप का है, जो आपको कुछ नहीं, K0 K1 K2 क्या क्या है, I0 I2 क्या है, Q2 Q1 क्या है, ये सब बताया गया। जो मेन पूछा गया है वो सम इसका किसका, K0 K1 K2 का सम कितना रहता है। तो हमें पता है कि K0 K1 K2 का सम 1 रहता है, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, an isolated 3-hour storm, isolated 3-hour rainfall event on a small catchment produces a hydrograph peak and a point of inflection on the falling limb of the hydrographs at 7 hours and 8.5 hours respectively। तो ये आपका हाइड्रोग्राफ है, ये आपका 3 आवर का रेनफॉल इवेंट है, 3 आवर का रेनफॉल इवेंट है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोग्राफ बनाए तो उसका जो पीक अकर हो रहा है ना, वो आपका 7 आवर में हो रहा है, प्लस जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट 2 होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ बोल रहा है, फॉलिंग लिम्ब में, तो इधर बोल रहा है, ये आपका फॉलिंग लिम्ब हो गया। तो ये आपका 8.5 आवर्स है, ठीक है। एज्यूमिंग नो लॉसेज एंड नो बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन, नो बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन मतलब ये कौन सा हाइड्रोग्राफ है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है। द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फॉर दिस कैचमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली, तो टाइम ऑफ कैचमेंट बोला गया। अब जो टाइम ऑफ कैचमेंट रहता है ना, टाइम ऑफ कैचमेंट है कि टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
एक सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ही दिया है, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर दिस कैचमेंट, तो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है TC स्मॉल कैचमेंट के लिए होता है आपका लैग टाइम के इक्वल होता है, लैग टाइम। और लैग टाइम क्या रहता है, जो इसका रेनफॉल एक्सेस का जो मिडिल पॉइंट रहता है और जो पीक के बीच में जो टाइम रहता है ना, वो रहता है। तो ये क्या होगा, ये टोटल टाइम तो आपका 7 आवर्स है, यहाँ तक यहाँ 7 आवर्स है, तो इसमें हम ये माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, ये आपका इतना पोर्शन माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा लैग टाइम। इतना कितना, ये 3/2 दैट इज़ 1.5, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3/2 दैट इज़ 1.5, तो ये आ जाएगा लैग टाइम 5.5 आवर्स, और वो इक्वल हो जाएगा आपका टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ठीक है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है मैचिंग। तो आपका दो दिया है, हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग और आपका हाइड्रोलिक फ्लड राउटिंग। हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग है वो आपका इजी है, लॉजिक है ना, तो इजी आ गया। हाइड्रोलिक में लॉजिक नहीं है तो वो इजी नहीं है। क्योंकि ये इजी है तो इसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन यूज होगा। कौन सा इक्वेशन होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये आपका इजी नहीं है तो दो इक्वेशन हो जाएंगे यूज। कौन सा इक्वेशन, कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम। सो आपका आंसर है 1-1, इन दोनों में से सकता है, सेकंड का आंसर है 1-2। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for routing of a flood in a on a given catchment using the Muskingum method, two of the routing coefficients are C0 C1। C0 निकाला, C1 ने कॉपी करके निकाल लिया, ठीक है, लेकिन कॉपी किया लेकिन माइनस लगाना भूल गया, तो इसलिए आपका थोड़ा वैल्यू चेंज आ गया। तो द वैल्यू ऑफ द थर्ड कोफिशिएंट, जो सबसे जो हमारा स्मार्ट है, उसका वैल्यू कितना आएगा। तो इसको पता है कि C2 इज इक्वल टू C0 1 माइनस C0 माइनस C1। तो 1 माइनस ऑफ ये 0.25 हो गया माइनस 0.55 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.70। सो ये 0.7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कल्वर्ट इज डिज़ाइन फॉर अ फ्लड फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 ईयर्स। 100 ईयर्स का आपके लिए डिज़ाइन करना है, मतलब आपका t इज इक्वल टू 100 ईयर्स है। यूजफुल लाइफ कितना है, यूजफुल लाइफ मतलब n आपका 20 ईयर्स है। जो डिज़ाइन किया है वो 100 ईयर्स के लिए किया है, लेकिन आपका डिज़ाइन कितने के लिए किया है, 20 आवर के लिए किया है, ठीक है। 20 ईयर्स डिज़ाइन पीरियड है, कंफ्यूज मत होना। एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो वो देख के करते हैं कि 100 साल का कोई इवेंट होगा तो उसको वो उसको देख के करेंगे ना, उसको कंसिडर करके करेंगे। 100 साल का इवेंट कंसिडर करके करेंगे, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रक्चर 100 साल टिकेगा। तो यूजफुल लाइफ 20 ईयर है, मतलब ये स्ट्रक्चर 20 साल को कम से कम चलाना है ना। ये 20 साल के लिए, 20 साल, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो द रिस्क इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन ऑफ द कल्वर्ट, तो द रिस्क कितना इन्वॉल्व है। रिस्क का फॉर्मूला होता है 1 माइनस Q टू द पावर n। ये कैसे निकला, ये आपको बताया गया कई बार। 20 साल तक कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब पहले साल भी नहीं हुआ, इवन दूसरे साल भी नहीं हुआ, तीसरे साल भी नहीं, चौथे साल भी, मतलब पूरे साल नहीं हुआ। ये तो नहीं हुआ, अगर एक बार भी हो गया ना तो रिस्क हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस QN, ठीक है। अब P आपको 100 ईयर्स दिया है तो P कितना, T आपको 100 ईयर्स दिया तो P कितना हो जाएगा 1/100 दैट इज 0.01। सो आपका Q कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.01 इज इक्वल टू 0.99, ठीक है, ये हो गया। तो रिस्क कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.99 टू द पावर 20। अब जब इसको निकालोगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 0.1819, ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 18.19%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ इनफ्लो हाइड्रोग्राफ इज राउटेड थ्रू अ रिजर्वायर टू प्रोड्यूस आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। द पीक ऑफ फ्लो ऑफ द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ इज P1। तो आप इसमें इनफ्लो हाइड्रोग्राफ दिया और आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ दिया, तो ये आपका इनफ्लो हो गया, ये आपका आउटफ्लो हो गया, ये आपका पीक है, ठीक है। तो इनफ्लो का पीक कितना है, P1 दिया है, और टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ पीक ये आपका T1 दिया है, ये T1 दिया है। द पीक फ्लो ऑफ द आउटफ्लो, जो आउटफ्लो है ना, P1 तो हमारा ये है, आउटफ्लो जो है वो एटीन्यूएट हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है, तो वो कितना है, वो P2 है। तो यहाँ से क्या आ गया, P1 इज ग्रेटर देन P2, फर्स्ट तो ये आ गया। अच्छा, आउटफ्लो का नॉट बोला है, P0, सॉरी ये P0 हो गया, ये भी P0, तो P1 इज ग्रेटर देन P0, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है एंड टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द पीक इज T0, तो ये आपका T0 हो गया, ये आपका T1 था,
ये आपका टी नॉट हो गया। सो टी नॉट ग्रेटर देन T1, टी नॉट ग्रेटर देन T1, तो ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डेट ऑफ 50 ईयर्स फ्लड में नॉट अकर। 50 ईयर्स फ्लड मतलब t इज इक्वल टू 20 ईयर्स। जो रिटर्न पीरियड है, जो फ्लड है उसका रिटर्न पीरियड क्या है, 50 ईयर्स है ना, मतलब 50 ईयर्स का रिटर्न पीरियड है और मे नॉट अकर ऑल ड्यूरिंग 25 ईयर्स लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। तो जो भी स्ट्रक्चर है जो 25 साल के लिए बना है उसमें नहीं होना चाहिए, 25 साल के लिए नहीं होना चाहिए। तो पहले तो 1 साल के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो रिटर्न पीरियड 50 ईयर्स है, तो होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/50। ठीक है, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 - 1/50 डेट इज 49/50। 49/50, अब 25 साल तक नहीं होना है, तो 49/50 टू द पावर 25। 49/50 टू द पावर 25। 49/50 कितना होता है आपका, 0.98 टू द पावर 25। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.603, ये आ रहा है, तो इक्वल टू 0.60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्किंघम मेथड इज यूज्ड किस लिए होता है, हाइड्रोलॉजिक के लिए तो होता है, रिजर्वायर के लिए होता है नहीं, चैनल के लिए होता है। ये भी हाइड्रोलॉजिक, तो बी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोलिक रिजर्वायर ये तो कुछ होता ही नहीं है। हाइड्रोलिक चैनल ये भी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो या तो हाइड्रोलॉजिक चैनल होता है या तो हाइड्रोलॉजिक रिजर्वायर होता है। हाइड्रोलिक रिजर्वायर या हाइड्रोलिक चैनल नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आपके क्वेश्चन यही थे। थैंक यू वेरी मच।